चलो बेटा कहाँ तक हुआ था? हो गया था। लिखिएगा, हेडिंग करिए बेटा, लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था, कंप्लीट कर लिया उसको। बिहेवियर ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पहला आपने लिखा था बेटा, लिखना था टॉर्क। क्या होगा? किसी बेटा करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो उस केस में बेटा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो टॉर्क का डेवलपमेंट होता है। क्या होगा आपका? टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में जो टॉर्क हमारा डेवलप होगा वो उस लूप को रोटेट करता है। क्या करेगा? लूप को रोटेट करेगा। तो जो रोटेशन आपका हो रहा है, क्या हो रहा है आपका? रोटेशन आपका हो रहा है, ठीक है, वो कैसे होगा, क्या वहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है, किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो को इंक्लूड किया गया, करंट फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर कोई हम लोग करंट लूप ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम करंट की वैल्यू क्या हो रही है, आपको करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या, क्योंकि फील्ड के अंदर आपका क्या है, लूप है, तो उस पर फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा बेटा? फोर्स डेवलप होगा। देखो F/B/I हमने पढ़ा था, F/B/I, ये फील्ड की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, ये आपका होता है क्या, उस पर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन में बेटा करंट हमारा ऊपर है, करंट किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, फील्ड हमारा राइटवर्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। फोर्स इस वाले आर्म पे कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, यानी ये फोर्स इसको इधर की तरफ लाने की टेंडेंसी इसकी होगी। ठीक, इस पे F/B/I मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर, तो ये इस पे क्या करेगा हमारा, देखो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, फील्ड, अब देखो पता, फील्ड हमारा उल्टा होना पड़ेगा, देखो फील्ड किधर है, इधर की तरफ, करंट किधर है, इधर की तरफ, तो फोर्स इस पे जो रहेगा बेटा ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, सेम थिंग यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे F/B/I, फील्ड इधर की तरफ है, करंट इधर, देखो ये हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये आउटवर्ड होगा। ठीक, ये इनवर्ड था, ये क्या है, आउटवर्ड है। यहाँ पे दिखाओगे F/B/I, B इधर है, I इधर है, तो ये फोर्स, फील्ड हमारा क्या है, इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, फील्ड किधर है आपका, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, और करंट आप ऐसे ले लो, टेढ़ा करना पड़ेगा, यहाँ बोर्ड की तरफ जाएंगे ऐसे, मान लो इसमें फोर्स जो लगेगा बेटा, क्या आप ऐसे दिखा दो, आउटवर्ड। इन दोनों आर्म्स में जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इक्वल एंड क्या, अपोजिट। ठीक, तो इन दोनों आर्म में जो फोर्स है वो कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब ये दोनों अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट में जो लगने वाला फोर्स है ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक, लेकिन ये जो फोर्स है एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्क का डेवलपमेंट करते हैं। क्या करेंगे, टॉर्क डेवलप करेंगे, और उस पोर्शन की वजह से, पेयर ऑफ पोर्शन की वजह से इस एक्सिस से करस्पॉन्डिंग आपका जो ये लूप है ये रोटेट करने लगता है। क्या करेगा, रोटेट होगा, यानी लूप में उसकी वजह से क्या होता है, आपका रोटेशन होता है। ठीक, तो जो रोटेशन आपका हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू टॉर्क डेवलप बाय क्या, मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा था, इसकी वजह से जो टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, आपका रोटेट होता है। लिखेंगे, बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, तो बोलिए जल्दी करिए।
नेक्स्ट ईयर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हैं मैग्नेट। ठीक, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए बेटा कुछ, ठीक है, मेहनत से आते हो तो उसका कुछ आउटपुट मिले। ठीक, केमिस्ट्री भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल बायो खत्म हो गया, नए साल नए चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अगले साल पढ़ेंगे हम। हाँ, चलो ठीक। हो गया। लिखिए, बन गया बेटा। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो करंट कैरिंग कंडक्टर PQRS। ABCD कुछ भी नहीं इसलिए लेते क्योंकि अभी हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इसलिए PQRS ले रहे। PQRS हैविंग n टर्न्स, कितने टर्न है बेटा? n टर्न्स एंड एरिया A, हाँ कैपिटल N, n टर्न्स, जहाँ टोटल दिखाते हैं वहाँ कैपिटल N से दिखाते हैं। ठीक, एंड एरिया A, एरिया कितना A, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड B, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड B, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड B, यूनिफॉर्म फील्ड B in such a way that the normal to the coil, अगर नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल टू द कॉयल मेक्स एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक, विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं इसका बेटा, तो ये फील्ड के साथ हमारा थीटा एंगल, जैसे नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो फील्ड के साथ क्या एरिया वेक्टर जो आपका है वो थीटा एंगल आपका यहाँ से फॉर्म करता है। क्या एंगल फॉर्म करेगा बेटा? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ क्या फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आगे लिखेंगे। ठीक, अब कहिए आपका पूरा कहानी कराएं या फिर जो हमें पूछा जाना है अभी आपको टाक दिया, टाक आपको पुटअप होता है कितना टाक डेवलप होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट आंसर लिखिएगा, देखिए, ड्यू टू करंट flowing through loop which is present in magnetic field, it experiences a torque which is given by, अब समझ लो बेटा यहाँ पे जैसे ये फोर्स है ना, एक फोर्स इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग करेंगे। तो परपेंडिकुलर अगर ये लेंथ आपका यस है, इधर का जब आपका थीटा ले रहे तो यल क्या होगा साइन थीटा, तो उस कंडीशन में उसकी वजह से हमारा क्या होगा यहाँ पे टार्क की डेवलपमेंट होगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एक्सपीरियंस है टार्क। ठीक है, टाउ इक्वल टू देखो आपने कॉयल का एरिया A लिया है, करंट जो फ्लो करा रहे हैं बेटा वो I है। ठीक, और नंबर ऑफ टर्न्स आपने N लिया है। ठीक, तो होता है NBIA साइन थीटा, जो टार्क डेवलप होगा NBIA। तो टाउ इक्वल टू लिखेंगे NBIA साइन थीटा। टाउ की जो वैल्यू होगी बेटा
BIA sin थीटा। ठीक, अब देखो BIL NIA जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्या मोमेंट, कैपिटल एम इक्वल से होता है NIA। तो यही आपका होगा, इसी को हम लिख सकते अरेंज कर लेते हैं NIA इंटू बी साइन थीटा, और इस NIA की जगह हम लोग लिख लेते हैं क्या कैपिटल एम, तो ये हो जाता है MB साइन थीटा। ठीक, टाप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाता है बेटा यम डॉट बी की क्रॉस बी, क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस में प्रोडक्ट होता है वो साइन होता है, ठीक है। तो यम बी यम क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यम क्रॉस क्या हो जाएगा, बी के बराबर होता है। ठीक, अब इसका नोट कर लीजिए तो सर जी यम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट वैरियम इज मैग्नेटिक मोमेंट। यम जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वैरियम इज मैग्नेटिक मोमेंट। और यम की वैल्यू बेटा NIA के बराबर होगा। ठीक, अब जी ये टाउ तो वहाँ वाला टाउ दोनों सेम है, काम दोनों का सेम है, ओरिजिन अलग अलग है, और मात्रा वही रहेगा, यूनिट वही है, ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। न्यूटन जैसे वहाँ पे लेते थे R क्रॉस F कर लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या MB M क्रॉस B कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे डेवलप होता है ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। ठीक, जो हम लोग अप्लाई करते थे यूनिट नहीं बदलेगी। वो लिखिएगा। अब यहाँ पे कंडीशन होगा बेटा, अगर थीटा की वैल्यू आप क्या ले लो 0, थीटा 0 होने का मतलब जो है प्लेन जो आपका है कॉइल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हों, सेम डायरेक्शन में। तो नीचे लिखिएगा इफ थीटा इक्वल टू 0, पहला कंडीशन होगा बेटा, अगर थीटा की वैल्यू आप 0 ले लीजिए तो यहाँ पे एम भी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 वैल्यू कितना होगा 0, तो टाउ बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो कॉइल का एरिया है, देखो यहाँ पे एंगल जो है ना, ये थीटा एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर लिखा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आपका ये थीटा होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो उस केस में अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, दोनों कैसे हो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में हमारा टाइम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0। नीचे लिखिएगा इफ थीटा इक्वल टू 0, ये पे दैट इज कर लो, ये आगे बढ़ा लो, दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज, अब अपन जरा करवा देंगे, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू magnetic field. Plane of the coil is perpendicular to magnetic field. जो प्लेन ऑफ द कॉइल है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर, R एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड। जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के कैसा बेटा पैरेलल हो, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड। ठीक, यानी कि जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर हो क्या प्लेन, अब दोनों समझ लो। जैसे एक कॉपी दो बेटा, कोई कॉपी दे दो, कोई दे दो। जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, अब ये कॉपी ये प्लेन कहलाएगा, इसका ना एरिया वेक्टर देंगे बेटा। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो इसका जब एरिया वेक्टर, जैसे हमने कहा कि एरिया प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे से मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है ना, और जब परपेंडिकुलर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड है तो जब एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, अब ये एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली पैरेलल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब प्लेन से बोलेगा तो परपेंडिकुलर,
और गलती हमसे जानते हैं क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर टर्म देखा तुरंत एंगल 90 मार देते हैं। यहाँ पे प्लेन से जब बोलेगा तो परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा की वैल्यू 0, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितना 0 होगी। और अगर आपका एरिया वेक्टर है के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जब पूछा गया है कभी क्वेश्चन तो प्लेन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जहाँ दिमाग में आया परपेंडिकुलर तो एंगल मारता है कितना 90, और रिजल्ट पहला ऑप्शन रहता है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्लेन से जब 90 परपेंडिकुलर बोलेगा तो थीटा 0 किसके बीच में, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, और जब प्लेन के पैरेलल बोलेगा तो थीटा 90। ठीक, तो उस कंडीशन में एरिया वेक्टर के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो बड़े थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं पॉइंट्स। दूसरा लिखिएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा की वैल्यू कितना है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है तो उस केस में टाउ की वैल्यू थीटा 90 डिग्री आगे लिखिएगा, आगे लिख लिया पहले, थीटा इक्वल टू 90 दैट इज द प्लेन ऑफ द coil, plane of the coil will be parallel to क्या हो जाएगा, पैरेलल टू किसके, मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन पैरेलल है, अगर प्लेन पैरेलल है तो एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, ठीक, प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओ आर का के लिए आर एरिया वेक्टर इज perpendicular to एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गया, टाउ की वैल्यू क्या होगी, mv sin 90, और यही बराबर होता है mv, और ये टाप की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यही क्या होगा आपका मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टाप तब डेवलप होगा कॉइल पे जब आपका एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, और वैल्यू कितना, अगर एक जैसे n टर्म्स आप ले रहे हो तो mv के बराबर, यही हमारा mvi है साइन थीटा, यानी nvi के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू अगर हम टर्म्स के टर्म लेंगे nvi क्या होगा, इक्वल हो जाता है। लोग बेटा क्वेश्चन है जी, अब कंप्लीट हो जाए तो पॉइंट है, आज लेट हो गया उसी में। हाँ देखिए नेक्स्ट, वर्क डन देखिए, इफ वर्क डन में कंडीशन क्या होगा बेटा, अगर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क करना पड़ेगा। उसी को हम लोग टर्म देंगे क्या, वर्क डन कह लेंगे। तो लिख लीजिए, इफ कॉइल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, if coil is rotated through an angle theta, from its equilibrium position, then it required some work done.
सम वर्क डन बेटा, देन इट रिक्वायर्ड सम वर्क डन। तो उस कंडीशन में से कुछ वर्क की क्या होगी आपकी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं बेटा, जैसे अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ते हैं कि W बराबर डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी टाउ इंटू डी थीटा, ठीक। इस केस में W की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन टाउ इंटू कितना हो जाएगा बेटा डी थीटा, ठीक। हम लोगों ने लिखा क्या है, टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा इंटू क्या हो गया बेटा डी थीटा के बराबर। अब लिमिट देखो, बोला क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब होगा जब टाउ की वैल्यू 0 होगी। टाउ की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल टू द क्या हो फील्ड हो। उस केस में थीटा की वैल्यू 0 से लेके अगर हम किसी पर्टिकुलर यानी यहाँ थीटा 1 की वैल्यू जो है, थीटा 1 की वैल्यू से थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर थीटा 1 की वैल्यू 0 ले रहे हैं, कहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक। थीटा एंगल से थीटा 0 से थीटा कर लेते हैं, 0 से लिमिट कितना ले लेंगे थीटा पे रोटेट करें, तो एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हाँ साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो उसमें उसके जब हम लोग क्या रखें माइनस कॉस थीटा और लिमिट कितना है 0 टू थीटा आप ले रहे हो, ये वैल्यू हो जाएगी एम बी माइनस कॉस थीटा लिमिट बिटवीन 0 टू थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखोगे एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू कितने होते हैं बेटा 1, ठीक। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस कॉस 0, ठीक। तो ये हो गया इसका वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आगे आ जाएगा, तो यही कहते हैं एम बी 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो ऑप्शन जो आपका हो गया थीटा के रोटेट करने में W की वैल्यू होगी एम बी 1 माइनस कितना हो गया बेटा कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक। तो जो वर्क डन होगा किसी डाइपोल को डाइपोल कह रहे हैं लूप को थीटा एंगल रोटेट करने में निजी फील्ड में, तो W की वैल्यू होगी बेटा एम बी 1 माइनस कितना कॉस थीटा, ठीक। नहीं फोर्स लगेगा बट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, फोर्स लगेगा ठीक, बट वहाँ पे दोनों एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहाँ पर इन्होंने पूछा कि थीटा के जब हम लोग 0 रखेंगे उसमें तो थीटा 0 हो जाएगा, अब फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स क्या 0 हो जाएगा, फोर्स तो लगेगा बट नेट फोर्स 0 है और टॉर्क इसकी वजह से एक दूसरे को फोर्स कैंसिल कर जाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहीं पे ले लेता है थीटा की वैल्यू, ठीक। जैसे आपने डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0 से अगर 180 तक घुमाया जाए, एक थीटा इक्वल टू कितना, अगर डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया जाए और 80 डिग्री कर दिया जाए तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा एम बी 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है cos 180 वैल्यू -1, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी 2 MB, क्या हो जाएगा बेटा 2 MB के बराबर हो जाएगा। तो W की वैल्यू हो गई 2 MB, कहाँ आ गया बेटा 2 MB की क्या हो गया इक्वल हो गया। रास्ता बोल गई थी या सो गई थी, अच्छा प्रैक्टिकल जमा करना तो बैठ, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं है सर, अच्छा है काफी अच्छा है बेटा, अरे फिर से आ जाए तो अपना बैलेंस रखे हुए हैं, चलिए ठीक आज सर शिव का बर्थडे भी है ना, हैं, अच्छा चलिए हैप्पी बर्थडे भाई हैं, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोग डाइपोल में पढ़ा था बेटा ना, वैसे ही आपका यहाँ पे होगा लूप के केस में। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि डाइपोल मैग्नेटिक
डायगोनल लूप, ठीक। फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल रोटेट करने में जो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। द वर्क डन, ठीक, इन रोटेटिंग द क्या, अब यहाँ पे लूप है, लूप परपेंडिकुलर टू द फील्ड अप टू ए पर्टिकुलर एंगल। फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट करने में जो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो जब परपेंडिकुलर से लेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ वाला वेक्टर तो क्या हो गया, 90 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या खाली माइनस कॉस थीटा। तो लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन in rotating the dipole through an angle theta, rotating the dipole through an angle theta from the direction of क्या लिखा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज थीटा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, थीटा 1 इक्वल टू हो गया बेटा 90 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू हो गई थीटा। थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू कितना हो गया आपका थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 जब हम लोग रखेंगे ना, ये डब्ल्यू, यही जो बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, तो आएगा एम बी कॉस माइनस कॉस थीटा, ऐसे जो लिख लेते हैं, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस कितना 90, ठीक। ये वैल्यू क्या, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया, तो बचा हमारा क्या माइनस एम बी कितना कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम बी कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा के बराबर हो गया। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वल टू हो गया माइनस एम क्रॉस बी हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे, जैसे वहाँ लिखा था आपने इन वेक्टर फॉर्म यू इक्वल टू माइनस एम डॉट बी क्रॉस बी जी डॉट बी, क्योंकि यहाँ पर कॉस आ रहा है ना, तो एम डॉट बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे, चलिए। तो ये तो फिलहाल बेटा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है बेटा, हाँ 30 की 13 देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। साइन कर दो, इनके साइन नहीं बेटा, साइन कर दीजिए। हो गया। क्वेश्चन देखिए, बोला कि आयनाइड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंट इंटर्स परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी द रेशियो ऑफ देयर क्या रेडियाई ऑफ देयर क्या पाथ्स। आपको बोला गया था बेटा कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसकी जो रेडियस आपकी होती है, आज कल तो पढ़ा था एम बी अपॉन क्यू बी। याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो उसका जो रेडियस रेशियो होता था, ठीक है, वो आपका एम बी बाई क्या क्यू बी के बराबर होता था। क्वेश्चन नोट करेंगे, जल्दी से कर लीजिए, लिखिएगा। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल आप भी लिख डालिए, जब लिखिए तो सब लोग लिख डालिएगा, ठीक। एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ सेम मोमेंटम
interest perpendicular to a constant, बस interest perpendicular to a, बैठिए, perpendicular to a, interest perpendicular to a constant magnetic field B। अच्छा आज सर का नंबर है, constant magnetic field B लिखिएगा। the ratio of their paths will be। अभी कभी फिर पूछ लेना बेटा, सर आपको वेट कर, मैंने देखा नहीं, वो बाहर खड़े हुए हैं। हो गया, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, R इक्वल टू होता है कितना, mv/qb होता है। तो हमें एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन है, आयनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचता है H पॉजिटिव, उसी को हम लोग प्रोटॉन कह लेते हैं, ठीक है। इसका मास जो होगा mp की वैल्यू अगर m लेंगे तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4m के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, ठीक। हीलियम न्यूक्लियाई होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक। और जो चार्ज होता है, अगर इसे QP हम लेते हैं, QP की वैल्यू क्यों ले लो, तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। 2He4 होता है ये, ठीक। तो वहाँ पे चार्ज की वैल्यू 2 गुना और मास की वैल्यू 4 टाइम्स। बोला गया सेम मोमेंटम से, तो हम लोगों ने P का 2mp होता है ना, तो RP अचायन दिया है अपान R अल्फा इक्वल टू होगा P अपान QP इंटू कितना, B तो सेम है, अपान P मोमेंटम सेम बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक। अपान हो जाएगा बेटा कितना, Q अल्फा इंटू P। देखो P भी कैंसिल, B भी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो आएगा Q अल्फा अपान QP। Q अल्फा का वैल्यू हमने लिखा 2Q और QP का वैल्यू लिखा Q, Q कट गया तो आ गया कितना, RH पॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन अपान R अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2:1। ऊपर कौन दिया है देख लीजिएगा, अगर अल्फा ऊपर होगा तो 1:2 हो जाएगा, तो अगर H पॉजिटिव ऊपर होगा यानी प्रोटॉन ऊपर होगा तो 2:1 हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए इतना कर लीजिए। फिलहाल नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मेहनत से पढ़िए, बस तभी हमारे अच्छे होते हैं जब हम क्या कुछ अचीव करते हैं, ठीक। तो इसलिए कुछ ऐसा करिए कि अच्छा अचीवमेंट है, ठीक। चलिए बेटा फिर मिलते हैं हम लोग नए साल में, है ना। थैंक यू सर।